हेलो गाइस, इस वीडियो में ऐश्वर्य वर्मा AIR4 2021 इनकी जो भी स्ट्रेटजी रही है यूपीएससी को लेकर वह देखेंगे और इनकी क्या अप्रोच रही एग्जाम को लेकर और ये क्या एडवाइस देते हैं, इन सबको देखेंगे। और सर ने बहुत ही डिटेल स्ट्रेटजी बताई है अपनी, तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इन्होंने पूरी अपनी GS 1 2 3 4 जितने भी पेपर हैं इनकी बहुत ही डिटेल स्ट्रेटजी बताई है। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो तो सबसे पहले एडवाइस को जानते हैं कि सर ने इस एग्जाम को शुरू करने से पहले किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा है, मतलब क्या क्या चेतावनी दी है। तो गाइस, पहली एडवाइस है कि आपको हर एक सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको PhD नहीं करनी है ईच सब्जेक्ट में, है ना। सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सेकंड है कि आप करंट अफेयर को मिस नहीं कर सकते। सिंपल है कि आप न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कि आप कहीं और से करंट को कर लें तो नहीं, न्यूज़पेपर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और तीसरी एडवाइस है कि यूपीएससी में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जो जो सबको आते हैं, मतलब जिसने अगर थोड़ी अच्छे से तैयारी की है तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं। और दूसरे आते हैं वो कि किसी ने कितने भी अच्छे से तैयारी की है वो किसी से नहीं बनेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे बन जाएंगे वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके, क्योंकि अगर जो सबसे बन जाएंगे वो क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आप लिस्ट से बाहर हुए। और जो किसी से नहीं बनेंगे उसमें आपको स्किल्स और स्ट्रेटजी का प्रयोग करना है। और चौथी एडवाइस है कि आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जिनका आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि कुछ लोग इतने सारे नोट्स बना लेते हैं कि बाद में वह स्टैटिक पोर्शन है उसी के बराबर हो जाते हैं। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जिनका आप कई बार रिवीजन कर सकें। और पांचवी एडवाइस है कि किसी से अपने आप को कंपेयर मत करें, क्योंकि आपके दोस्त अच्छा कर रहे होंगे, है ना, और आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि जिसका कोई कुछ पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। चलो ये तो हो गई एडवाइस, अब थोड़ी अप्रोच की बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात करें तो सर ने कहा है कि प्रीलिम्स में बिट्स ज़्यादा हैं, कि मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करके आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना होता है ना। इसीलिए प्रीलिम्स में आपका नॉलेज टेस्ट होता है, कॉमन सेंस टेस्ट होता है, लॉजिक टेस्ट होता है, और जो आपकी स्किल्स होती हैं उनका टेस्ट होता है। और यह सब आएगा प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप इन सब चीज़ों में अच्छे होते चले जाएंगे। और अभी आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा होगा। तो सर ने कहा है कि आप अपने ऑप्टिमम नंबर को पता करें प्रीलिम्स में। मतलब कि जैसे आप इसमें देख रहे हैं नीचे की साइड नंबर ऑफ क्वेश्चन है और ऊपर स्कोर है, कि मतलब आप कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं प्रीलिम्स में और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसका मतलब यह है कि मतलब जैसे आप 90 क्वेश्चन करते हैं और 90 क्वेश्चन आपके, मतलब 90 क्वेश्चन में आपका कट ऑफ हो जाता है, सिंपल सा ए है। अगर आप 90 के ऊपर अगर अटेंड करते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होने लगते हैं, तो आपको वो नहीं करना है, इसी को ऑप्टिमम नंबर कहते हैं। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे जो भी आपके ऑप्टिमम नंबर हैं वो पता चल जाएंगे, और जो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं वो भी पता चल जाएंगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और उनको एनालाइज करें, मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद। और अगर सोर्सेस की बात करें तो सर ने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को ही पढ़ा था, और हिस्ट्री के लिए न्यू NCERT एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न के लिए एक्सपेक्ट्रम को पढ़ा था, और इकोनॉमी के लिए श्री राम IAS की बुक को पढ़ा था, और एनवायरनमेंट के लिए जो भी स्टैटिक है उसके लिए शंकर IAS की बुक, और करंट, इन दोनों से एनवायरनमेंट को कवर किया था। और साइंस एंड टेक के लिए जो बायो की 11th एंड 12th की NCERT है उनको पढ़ा था। और IR के लिए इन्होंने करंट अफेयर और PT 365 है उसको पढ़ा था।
और सर ने कहा है कि जब भी आप प्रीलिम्स देने जाएं तो प्रीलिम्स के 6-7 दिन पहले से आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें, जिससे आपका क्या है जो यूपीएससी मोड है ना वह ऑन हो जाएगा। आपको यूपीएससी में कैसे क्या करना है यह सब पता चल जाएगा। इसीलिए आप 6 to 7 डेज पहले क्या है जो भी पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करें। और सर ने सी सेट के लिए बताया है कि जब उनकी तो कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन रही नहीं है, क्योंकि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, मतलब इंजीनियरिंग की है। तो आप अगर आपका सी सेट कमज़ोर है तो आप इसको पहले से प्रिपेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सी सेट में भी लोग फेल हो जाते हैं। ये तो हो गई प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। अगर मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें तो सर ने कहा है कि मेंस में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली है नोट मेकिंग, सेकंड है आंसर राइटिंग। अगर नोट मेकिंग की बात करें तो सर ने बहुत ही अलग तरीके से नोट्स बनाए हैं। जैसे आजकल टॉपर्स बनाते हैं कि ऑनलाइन बनाते हैं नोट्स, सर ने वैसा ना करके सर ने ऑफलाइन ही नोट्स बनाए हैं। और सर ने एक कॉपी में अपने सारे नोट्स बना लिए थे, कि मतलब इन्होंने अपने मटेरियल को लिमिटेड से भी लिमिटेड रखा। तो सर के अगर नोट्स की जान है तो सर जैसे एक कॉपी लिया या एक पेज लिया, तो उसमें जो भी उन्हें न्यूज़पेपर से फाइंडिंग मिली या जो भी स्टैटिक्स से जो उन्हें याद नहीं हो रहा है उसको लिख लेते थे सिलेबस वाइज, और उसको ए भी लिख लेते थे। जैसे न्यूज़पेपर से कुछ भी आया, रिपोर्ट्स आई, तो उसको उन्होंने उसमें से उन्हें जो भी मिला उसको उन्होंने नोट्स में लिख लिया, और ये भी लिख लेते कि इसको कहाँ पे यूज करना है। मतलब एक ही कॉपी में उन्होंने हर चीज़ के नोट्स बना लिए थे, ऐसा नहीं कि हर एक कॉपी के अलग अलग नोट्स बनाए। तो सर की एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेटजी है नोट्स को लेकर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, तो हाँ गाइस, सर ने ऐसा ही किया है। आप उनके इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सर के 3-4 अटेम्प्ट हो गए थे, तो सर को इतना नॉलेज हो गया था, है ना। और सर ने कहा है कि आपको पहाड़ खड़ा नहीं करना है, नहीं तो आप क्या है पेपर से पहले ही गिव अप कर जाओगे। पहाड़ खड़ा करने से मतलब है कि आपको नोट्स का या जो भी आपका स्टैटिक मटेरियल है कुछ भी है, आपको उसके पहाड़ खड़ा नहीं करना है। आपको अपना वर्कलोड कम से कम करना है। इसीलिए आपको क्या है कम से कम नोट्स बनाने हैं, जितने में आपका काम चल सके और आपकी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। तो यह है सर की क्या है नोट मेकिंग स्ट्रेटजी। अब जानते हैं आंसर राइटिंग के लिए सर ने क्या बोला है। सर ने अपनी स्ट्रेटजी को बताते हुए सर के जो भी लास्ट अटेम्प्ट हैं उसमें -120 थे कट ऑफ लिस्ट से, और इस बार सर के +120 हैं कट ऑफ लिस्ट से। तो सर ने इसी की स्ट्रेटजी को बताया है। सर ने कहा है कि आपको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर आपको हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर या आधा नंबर ज़्यादा देने के लिए विवश हो जाए। मतलब कि आपको ऐसा लिखना है कि आपको हर एक क्वेश्चन में इतने ज़्यादा नंबर मिले ही मिले, 1-1, 2-2 नंबर हर एक क्वेश्चन में। ये अप्रोच रखनी है आपको। और सर ने कहा है कि आपको अगर आप डेली राइटिंग करें तो आप डेली में क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, और जब आप 7 या 15 डेज में एक बार आंसर राइटिंग करें तो इसमें आप क्या है 20 क्वेश्चन हैं उनको पूरा लिखने की कोशिश करें। मतलब इसमें आप क्या है क्वांटिटी के ऊपर फोकस करें। और क्वेश्चन आंसर लिखते समय आपको फ्लो चार्ट भी बनाने हैं, एग्जाम्पल भी डालने हैं, और आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको भी समझना है। और आपको क्या है चाहे आप एवरेज लिखें क्वेश्चन, मतलब जो भी आपका कंटेंट, जैसे आप कोई एक क्वेश्चन आया उसमें आप 100% लिख सकते हैं उस क्वेश्चन का, लेकिन आपको 100% ना लिख के आपको 70% ही लिखना है। बट आपको 20 क्वेश्चन पूरे लिखने हैं, है ना। और आप क्या है टॉपर्स कॉपी को देखकर जैसा टॉपर्स लिखते हैं उनसे आप सीख सकते हैं कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है। तो यह तो हो गई सर की आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी। चलो आप सर की GS 1 2 3 4 और ऐसे की स्ट्रेटजी जानते हैं। तो गाइस अगर सर की GS 1 की बात करें तो आपको पता होगा कि इसमें हिस्ट्री, सोशल जस्टिस, है ना, सोशल इशू, ज्योग्राफी, ये सब हैं। तो गाइस इसमें क्या है जो भी आपकी हिस्ट्री है इसमें आप क्या है थीम बेस तैयारी कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, डांस फॉर्म हो गई, है ना, एंशियंट और मिडाइवल में। और जो भी स्पेक्ट्रम है इसके आप क्या है PYQ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी हिस्ट्री के लिए।
और सोशल इश्यू के लिए क्या है, सर ने कहा है कि जो भी आपके जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हैं और जो भी स्मृति मैम है यूट्यूब में, उनके लेक्चर को सुन सकते हैं। और सोशल जस्टिस को सर ने क्या है, करंट अफेयर से किया था। और ज्योग्राफी के लिए सर ने तैयारी की थी, जैसे आपको क्या है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। तो जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है उसको तो स्टैटिक से कवर कर लिया, और जो भी ह्यूमन ज्योग्राफी है इसको क्या है, सर ने 12th NCERT है उससे, और जो भी थीम है वो उठा ली NCERT से, है ना। और जो भी सेंसस में डाटा हो गए, एग्जाम्पल हो गए और मैप हो गए, और जैसे आप कोई भी प्लेस है वह न्यूज में है, मतलब कोई भी स्थान है वह न्यूज में है, तो आप क्या है वही भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और सर ने वैसे ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर कर ही लिया था, क्योंकि सर का ज्योग्राफी ऑप्शनल था। अब GS2 की बात करते हैं, तो GS2 में सर ने जो पॉलिटी है उसको M लक्ष्मीकांत से ही किया था, और जो भी गवर्नेंस के टॉपिक हैं उनको सिलेबस वाइज एक एक पेज के नोट्स बना लिए थे, है ना। और IR को क्या है उन्होंने करंट अफेयर से ही किया था। और जो भी पॉलिटी है या फिर जो भी GS2 है, इसमें क्या है आपको डेप्थ चाहिए, रिवीजन, और इसमें आपको लिमिटेड सोर्स चाहिए, है ना। और GS3 की बात करें तो सर ने क्या है इसमें जैसे साइंस एंड टेक हो गए, तो इनके क्या है अलग अलग थीम बना के, और इनके जो भी थीम है इनको हर एक टॉपिक में, जैसे अगर उनने अलग अलग कुछ थीम बना ली है ना, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर हो गई, मेडिकल के ऊपर हो गई, जैसे रोबोटिक हो गई, नैनोटेक हो गई, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गई, ब्लॉकचेन हो गई, तो इन सब के ऊपर बना के उन्होंने, और इन सब को कई जगह पर यूज किया था, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। और इकोनॉमी के लिए सर ने बताया है, इकोनॉमिक्स के लिए, कि आप एक एक पेज के टॉपिक वाइज नोट्स बना सकते हैं। और जो मेंस 365 है आती है, मेंस 365, उससे जो भी आपको रिलेवेंट लगे उनमें उनके क्या है आप उठा सकते हैं। मतलब ओवरऑल सर ने जो सिलेबस वाइज है वह नोट्स बनाए थे। और एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने वही है, सिलेबस वाइज जो भी टॉपिक है उनको न्यूज़पेपर से बना लिया था। और अगर पेपर 4 की बात करें, मतलब एथिक्स की, तो सर ने क्या है, एक तो सिलेबस हो गया, ठीक है, और एक हो गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो जो भी सिलेबस है उनके कुछ बुक हैं उनके भी नोट्स बना लिए थे, और जैसे एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज़ हो गया, है ना, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, इन सब के क्या है एक एक पेज के नोट्स बना लिए थे। और सर ने जो भी 2013 से लेकर और अभी तक के जो भी क्वेश्चन है उनसे वैल्यूज़ को उठाकर, जैसे आप अगर उसको क्वेश्चन को देखेंगे, अभी मैं आपको इतना नहीं समझा सकता, अब जैसे ही PYQ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन सब को उन्होंने सर ने क्या है बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया था। अगर अब सर की ऐसे की बात करें तो सर ने कहा है, सर ने सिंपल से कहा है कि जो भी टॉपर्स कॉपी हैं, मतलब आप 100-150 टॉपर्स की कॉपी देख लें और उनसे आप एग्जाम्पल, क्विट्स, है ना, एनेक्डोट, इन सब को चुरा सकते हैं। सिंपल सा ए है, सर ने यही कहा है। या फिर आप 4-5 साल के जो भी PYQ हैं उनको क्या है सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शनल को लेके सर ने कहा है कि एक तो अगर आपका बैकग्राउंड है वो आप उसमें अच्छे हो तो ले सकते हो, और एक उसमें क्या है आपके सोर्सेस होने चाहिए ऑप्शनल के, और इंटरेस्ट होना चाहिए और स्कोरिंग होना चाहिए। लेकिन सर ने एक गलती कर दी थी कि सर ने बहुत ही लेट डिसाइड किया था अपना ऑप्शनल, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सर बोले कि मतलब किसी ने उनसे बोल दिया हो गया, ज़्यादातर बोलती हैं, सर खुद बोलते हैं कि अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वह सब्जेक्ट ले लो। तो सर बोले हमारा तो किसी में इंटरेस्ट बना ही नहीं, तो 3-4 महीने तक इन्होंने कोई लिया ही नहीं है। तो सर ने कहा है कि आप कोई भी ले सकते हैं। देखो हर एक क्या है जो भी ऑप्शनल है स्कोर करता है। आप देख लेना कोई भी ऑप्शनल उठा के देख लेना, कोई भी सब्जेक्ट, उसमें किसी ना किसी ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ऑप्शनल में। तो सर ने यही कहा है। और इंटरव्यू के लिए सर ने कहा है कि आपको जो भी आपका डेफ 1 और डेफ 2 इन सबको बहुत ही अच्छे से भरें, और आप अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करें। तो गाइस ये हो गई सर की ओवरऑल स्ट्रेटजी, और मैंने इस वीडियो को बहुत ही जल्दी छोटा करने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं क्या बताऊं यार, बड़ी हो ही जाती है वीडियो। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, और ऐसे ही मैं अच्छे स्ट्रेटजी आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो